ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। जो व्यक्ति उच्च विचारों की सुखद संगति में रहते हैं वे कभी भी एकाकी नहीं हो सकते। ये फिलिप सिडनी ने कही है बात। बढ़ता प्रदूषण, घटता वित्त पोषण। और आजकल आप देख रहे हैं कि दिल्ली में तो सांस लेना दुश्वार हो जा रहा है। बहुत सारे लोग बीमार भी हो जा रहे हैं। स्वच्छ वायु नहीं मिल पा रही है, स्वच्छ जल भी नहीं मिल पा रहा है। आप देखेंगे इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों की मौत भी हुई है। तो स्वच्छ हवा आज दुनिया की सबसे बुनियादी जरूरत में शामिल है, लेकिन वैश्विक वित्तीय व्यवस्था इसे अब भी प्राथमिकता नहीं मानती है। क्लीन एयर फंड की ताजा वैश्विक रिपोर्ट ने एक बार फिर इस कड़वी सच्चाई को सामने रखा कि दुनिया के तमाम देश और विकास एजेंसियां स्वच्छ हवा के लिए बड़े बड़े वादे तो जरूर करती हैं, लेकिन उनका धन उन्हीं परियोजनाओं में जा रहा है जो हवा को और जहरीला बना रही है। यह इस स्थिति केवल नीतिगत विफलता नहीं बल्कि एक जैसे वैश्विक अन्याय का उदाहरण है, जिसका सबसे भारी बोझ भारत जैसे विकासशील देशों को उठाना पड़ रहा है। यह बेहद चिंताजनक स्थिति है और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। क्लीन एयर फंड की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023-24 के दौरान कई देशों की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने जीवाश्म ईंधन को लंबे समय तक बनाए रखने वाली परियोजनाओं में वित्तीय राशि 80% बढ़ाकर 9.5 अरब डॉलर कर दी है। और इसके उलट स्वच्छ हवा, वायु गुणवत्ता सुधार के लिए दी जाने वाली सहायता घटकर 3.7 अरब डॉलर रह गई है, जो कुल वैश्विक विकास सहायता का महज 1% ही है। यह आंकड़ा बताता है कि विकास, वित्त और मानव स्वास्थ्य के बीच की खाई कितनी गहरी होती जा रही है। प्रदूषण से निपटने के लिए वित्त पोषण घट रहा है। हर वर्ष होने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, चाहे वे जलवायु पर हो या फिर स्वास्थ्य पर, ये स्वच्छ हवा को मानव अधिकार के रूप में स्वीकार करते हैं, मगर जब बजट आवंटन की बात आती है तो वही सरकारें और संस्थाएं पीछे हट जाती हैं। ऐसा लगता है कि वैश्विक निर्णय लेने वाली संस्थाएं प्रदूषण से होने वाली मौतों, बीमारियों की वास्तविक कीमत को समझने के बजाय आर्थिक और कारोबारी हितों को अधिक महत्व दे रही है, और इससे कई देशों के सामने जोखिम लगातार बढ़ रहा है। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब दुनिया की सबसे बड़ी विकास एजेंसी यूएसएड के बंद होने और विश्व बैंक पर जीवाश्म ईंधन ऋण बढ़ाने के दबाव जैसी चर्चा सामने आती है। इन फैसलों ने स्वच्छ हवा के लिए चल रहे वैश्विक प्रयासों की रीढ़ कमजोर कर दी। क्लीन एयर फंड की मुख्य कार्यकारी जैन वेस्टर्न की चेतावनी इस संदर्भ में बेहद अहम है। अगर दिशा नहीं बदली गई तो आने वाले वर्षों में करोड़ों और लोग जहरीली हवा के कारण जान गंवाएंगे। गौरतलब है कि आज वायु प्रदूषण दुनिया भर में हर साल लगभग 57 लाख लोगों की जान ले लेते हैं। कितना? 57। और यह संख्या वर्ष 2040 तक बढ़कर ये 62 लाख तक पहुंच सकती है। यह कोई संभावित खतरा नहीं बल्कि चलती फिरती महामारी है जो चुपचाप समाज के सबसे कमजोर तबकों को निगल रही है। यह संकट सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ा नहीं है, यह बताता है कि वैश्विक राजनीति में किसकी जिंदगी की कीमत क्या है। लिहाजा अब इसे समझने और सचेत होने की जरूरत है। वैश्विक रपट भी यह दिखाती है कि स्वच्छ हवा के लिए उपलब्ध सीमित वित्तीय अनुदान का ये वितरण बेहद असमान है। वर्ष 2023 में फिलीपींस, बांग्लादेश, चीन को वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 65% बाहर से सहायता राशि मिली, जबकि उप सहारा अफ्रीका के लिए सहायता राशि 91% घटकर केवल 1.18 करोड़ डॉलर रह गई है। और आप देखिए, यानी जिन इलाकों में स्वास्थ्य ढांचा सबसे कमजोर है वहीं मदद सबसे कम पहुंच रही है। और आप देखेंगे कि देखिए, वायु जो जहरीली रहती है इसका प्रभाव सब पर पड़ता है, लेकिन क्या करते हैं लोग जो अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, जो अमीर देश है, वो एयर प्यूरिफायर लगवा लेते हैं, शुद्ध हवा करने वाला उपकरण लगवा लेते हैं। जैसे इंदौर में आपने देखा, जहरीला पानी पीने से, आप देखते हैं दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हुई। एक तरफ आप देखते हैं कि लोग जो आप देखिए पानी को स्वच्छ करने वाला उपकरण रहता है ना, उसे लगवा लेते हैं। समझ रहे, वाटर प्यूरिफायर लगवा लेते हैं। अभी आपने देखा, एक आपके शुभम गिल हैं, कौन है, क्रिकेटर है, वो कहते हैं 3 लाख रुपए का वाटर प्यूरिफायर लेके साथ अपने इंदौर गए हुए थे। तो समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान किसे झेलना पड़ता है? गरीब लोगों को, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी रहती है। इस मामले में बड़े देश किस तरह लापरवाही बरत रहे हैं, इससे समझा जा सकता है प्रदूषण से लड़ने में गरीब देश अकेले पड़ते जा रहे हैं। भारत इस वैश्विक असमानता का सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के लगातार ऊपर बने हुए हैं। दिल्ली, पटना
लखनऊ, कानपुर, धनबाद और गाजियाबाद के ये नाम अब केवल शहर नहीं बल्कि वैश्विक प्रदूषण की चेतावनी बन चुके हैं। सर्दियों के महीने में उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा गैस चैम्बर में बदल गया जाता है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। भारत को स्वच्छ हवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता में प्राथमिकता नहीं मिलती। ना तो वायु प्रदूषण पर शोध के लिए पर्याप्त सहयोग मिलता है, न ही स्थानीय समाधान विकसित करने के लिए दीर्घकालिक निवेश। जबकि भारत की स्थिति यह है कि यहाँ वायु प्रदूषण से हर साल करीब 95 अरब डॉलर की आर्थिक क्षति होती है। यह नुकसान केवल अस्पतालों के बढ़ते खर्च में नहीं दिखता, बल्कि काम के दिनों की हानि, बच्चों के स्कूल ना जा पाने, घटती उत्पादकता और जीवन की गिरती गुणवत्ता के रूप में सामने आता है। यह समस्या इतनी बड़ी है कि आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम गंभीर हो सकते हैं। भारत जैसे देश के लिए वायु प्रदूषण केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं, यह गरीबी, असमानता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है। गरीब बस्तियां, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, सड़क किनारे रहने वाले लोग, ये सभी सबसे ज्यादा प्रदूषण झेलते हैं। मगर दुखद यह है कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी आवाज सबसे कम सुनी जाती है। अगर वैश्विक वित्तीय सहायता जीवाश्म ईंधन आधारित परियोजनाओं पर ही केंद्रित रही तो भारत का स्वच्छ ऊर्जा अभियान धीमा पड़ेगा। कोयला आधारित बिजली संयंत्र, डीजल आधारित परिवहन और प्रदूषण फैलाते उद्योग न केवल जलवायु संकट को गहराएंगे बल्कि भारत को एक स्थायी स्वास्थ्य आपदा की ओर भी धकेल देंगे। यह भी समझना जरूरी है कि वायु प्रदूषण किसी एक देश तक सीमित नहीं रहता है, यह सीमाओं के पार फैलता है। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल साझा वायु क्षेत्र में सांस लेते हैं। इसलिए वैश्विक वित्त की दिशाहीनता का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। यह निराशाजनक है कि स्वच्छ पर्यावरण के पैरोकार देशों को ही चिंता नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2040 तक मानव जनित वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों को आधा करने का लक्ष्य रखा। गौरतलब है कि G20 ने भी वायु गुणवत्ता को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया, मगर सच्चाई यह है कि वैश्विक राजनीति घटनाओं में तो तेजी देखी जाती है, लेकिन संसाधन मुहैया कराने की प्रक्रिया बेहद धीमी है। जब तक नीतियों और बजट के बीच यह खाई बनी रहेगी, जब तक कोई भी लक्ष्य कागज से बाहर नहीं आ पाएगा। बड़ी बड़ी घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता है जब तक जमीनी लेवल पर वो लागू ना हो। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्लीन एयर फंड की रिपोर्ट समाधान का रास्ता भी सुझाती है। वित्त पोषण को जीवाश्म ईंधन के विस्तार से हटाकर स्वच्छ हवा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा की ओर मोड़ा जाए। यह केवल तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि मूल्यों का बदलाव है। यह पूरी दुनिया के लिए जरूरी भी है। वायु प्रदूषण कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह राजनीतिक फैसलों, आर्थिक प्राथमिकताओं का अभाव है, इच्छा शक्ति की कमी और वैश्विक असमानता का परिणाम है। अगर विकास बैंक और वैश्विक संस्थाएं अब भी अपनी दिशा नहीं बदलती तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और G20 के लक्ष्य केवल खोखले घोषणा पत्र बनकर रह जाएंगे। लेकिन अगर समय रहते दिशा बदली जाए तो यह लड़ाई सिर्फ प्रदूषण की नहीं रहेगी बल्कि न्याय, समानता और हर इंसान को स्वच्छ वातावरण में सांस लेने के अधिकार की लड़ाई बन सकती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। चिंता और चिंतन। तो मनुष्य का स्वभाव है कि वह भविष्य की अनिश्चितता और बीती हुई गलतियों और वर्तमान की कठिनाइयों को लेकर बार बार चिंता में डूब जाता है। चिंता एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो ना तो समस्या का समाधान करती है और ना ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। और आप देखते हैं उल्टी यह हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है। निर्णय क्षमता को कुंद करती है और मन को भ्रमित कर देती है। व्यर्थ की चिंता में डूबा व्यक्ति अक्सर समस्या को उससे भी बड़ा बना लेता है जितनी वह वास्तव में होती नहीं। इसके विपरीत चिंतन एक सकारात्मक, रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। चिंतन का अर्थ है शांत मन से स्थिति को समझना, तथ्यों का विश्लेषण करना, संभावित समाधानों पर विचार करना। जहां चिंता क्या होगा कि भय से शुरू होती है, वही चिंतन अब क्या किया जाए कि उत्तर की खोज करती है। चिंता हमें अतीत और भविष्य में उलझाए रखती है, जबकि चिंतन हमें वर्तमान में टिक कर सही कदम उठाने की दिशा देता है। जब हम चिंतन करते हैं तो हम समस्या के मूल कारण तक पहुंचते हैं। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, उपलब्ध संसाधनों का सही आकलन करते हैं और एक ठोस योजना बनाते हैं। यह प्रक्रिया हमें निष्कर्ष तक पहुंचाती है, एक ऐसा निष्कर्ष जो केवल विचार नहीं बल्कि कार्य की स्पष्ट दिशा देता है। जब दिशा स्पष्ट होती है तो प्रयास भी सटीक होते हैं और जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। सफल व्यक्तियों का जीवन देखें तो स्पष्ट होता है कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में चिंता नहीं की बल्कि गहन चिंतन किया। उन्होंने डर के बजाय समझ को चुना, घबराहट के बजाय धैर्य को अपनाया।
इसलिए आवश्यक है कि हम भी व्यर्थ की चिंता छोड़कर सार्थक चिंतन को अपनाएं, क्योंकि चिंता समय को जटिल बनाती है और जबकि चिंतन समाधान को सरल करता है और हमें लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। जब जब जीवन में किसी परेशानी का आहट सुनाई देती है, तब सबसे पहले हिम्मत और विवेकशीलता के साथ काम लेना चाहिए। और परेशानी का आना कोई असामान्य बात नहीं है, यह जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया। हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कठिन परिस्थितियां आती ही हैं। फर्क केवल इतना होता है कि हम उन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। यदि पहली प्रतिक्रिया घबराहट या हताशा की हो, तो समस्या स्वतः ही और बढ़ने लगती है। चिंता मन को अस्थिर कर देती है और आप देखिए, जब मन डगमगाता है तब सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। हताशा हमें यह विश्वास दिलाने लगती है कि जब कोई रास्ता नहीं बचा, जबकि आप देखते हैं कि क्या वास्तव में रास्ते हमेशा होते हैं, बस उन्हें देखने के लिए शांत और संतुलित मन चाहिए। घबराहट में लिया गया निर्णय अक्सर गलत दिशा में ले जाता है और परेशानी को सुलझाने के बजाय और उलझा देता है। इसके विपरीत हिम्मत हमें भीतर से मजबूत बनाती है, हमें विश्वास देती है चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसका सामना किया जा सकता है। वहीं विवेकशीलता हमें सही और गलत में अंतर करना सिखाती है। हिम्मत और विवेक का संतुलन ही किसी भी संकट से निकलने का सबसे प्रभावी उपाय है। परेशानी के समय शांत रहकर स्थिति का मूल्यांकन करना, समस्या के कारणों को समझना और एक एक कदम करके समाधान की ओर बढ़ना ही समझदारी है। जीवन के अनुभव भी यही सिखाते हैं कि कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। इसलिए जब भी किसी परेशानी की आहट सुनाई दे, चिंतित या हताश होने के बजाय धैर्य, साहस और विवेक के साथ उसका सामना करें। अतीत को इतना मत याद कीजिए कि वह आपको दुखी करने लगे, क्योंकि बीते हुए कल की परछाइयां वर्तमान के उजाले को भी धुंधला कर देती हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने अतीत की गलतियों, असफलताओं को, कड़वे अनुभव को बार बार याद करती हैं। यह स्मृतियां जब सीख देने के बजाय बोझ बन जाती हैं, तब भी चिंता, हताश और चिंतन के बीच के संतुलन को बिगाड़ देती हैं। अतीत में उलझा मन वर्तमान क्षण को पूरी तरह जी ही नहीं पाता है। मन बार बार यही सोचता है कि जो पहले गलत हुआ वह फिर ना हो जाए। यही भय भविष्य की कल्पनाओं में बदल जाता है और व्यक्ति अनावश्यक रूप से चिंतित रहने लगता है। यह चिंता आत्मविश्वास को कम करती है। जब वर्तमान के हर कदम पर अतीत की असफलताओं का बोझ लदा हो, तो आगे बढ़ना कठिन हो जाता है और इसी चिंता से हताशा जन्म लेती है। व्यक्ति स्वयं को दोषी मानने लगता है, अपने प्रयासों को व्यर्थ समझने लगता है और उसे लगता है कि अब कुछ भी बदलना संभव नहीं है। हताश मन ना तो अवसर देख पाता है और ना ही समाधान। वह वर्तमान को भी अतीत की तरह निरर्थक मानने लगता है, जबकि सच्चाई यह है कि हर नया दिन एक नई संभावना लेकर आता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अतीत को पूरी तरह भुला दें। अतीत का सही उपयोग सकारात्मक चिंतन में है। अतीत से सीख लेकर अनुभवों को मार्गदर्शक बनाकर वर्तमान में बेहतर निर्णय लेना ही विवेकपूर्ण चिंतन है। चिंता और हताशा जहां हमें पीछे खींचते हैं, वहीं संतुलित चिंतन आगे बढ़ने की दिशा देता है। इसलिए अतीत को सिर्फ स्मृति के रूप में रखें, बोझ के रूप में नहीं। वर्तमान पल अनमोल है, यदि इन्हें चिंता और हताशा में गवा दिया तो भविष्य भी अतीत बन जाएगा। सीखें, समझें, आगे बढ़ें, यही जीवन का सार है। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। जीत का परिचय, ये बेहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी चुनाव में भाजपा नीत गठबंधन महायुति ने जीत की परचम लहराया ना, उसी की बात हो रही है। सब राजनीति की बातें हो रही हैं, देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। ये आप देखिए महाराष्ट्र है, मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। और पीएमसी का बजट कई राज्यों, छोटे राज्यों से ज्यादा है। संकुचित सोच, यह विचित्र विडंबना है कि एक और बड़ी संख्या में दंपति बच्चों को गोद लेने के लिए बरसों इंतजार करते हैं, तो दूसरी ओर आप देखिए ऐसे अनाथ बच्चे भी हैं जो उम्र बढ़ने के साथ गोद लिए जाने से वंचित रह जाते हैं। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के आंकड़े बताते हैं कि गोद लेने के मामले में समाज का नजरिया किस हद तक संकुचित है। इस समय प्राधिकरण के पास ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 वर्ष या इससे अधिक हो गई है। यह दुखद है कि कई दंपत्ति बच्चा को तो गोद लेना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उम्र सीमा भी तय कर देते हैं। आज भी लोग नवजात शिशु अथवा 5 साल तक के बच्चों को ही गोद लेना पसंद करते हैं। सवाल है कि संतान सुख पाने के लिए क्या यह नजरिया सही है? उम्र और रंग रूप के आधार पर बच्चों में भेदभाव करने की प्रवृत्ति को स्वस्थ सोच कहा जा सकता है। गौरतलब है कि गोद लेने की प्रक्रिया के साथ प्रतीक्षा सूची लंबी होने का खामियाजा बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। कई बार दंपत्ति की जटिल शर्तों से उसकी उपेक्षा ही होती है। इस जहोजहद के बीच कई बच्चे 5-6 साल की उम्र पार कर जाते हैं और उनको गोद लेने
लिए जाने की उम्मीद धुंधली होती जाती है। अगर निसंतान दंपति अपनी सामाजिक सोच बदले तो बड़ी उम्र के बच्चों को भी परिवार मिल सकता है और आप देखिए उनका भविष्य संभल सकता है। वैसे भी आप देखते हैं कि बच्चे बड़े बड़े बच्चे समझदार होते हैं और धीरे धीरे माता पिता से जुड़ाव के साथ नए परिवार में भी घुल मिल जाते हैं। अगर दंपति धैर्य रखे और ऐसे बच्चों को प्यार एवं प्रोत्साहित दे तो यह उनके लिए भी सुखद होगा। निसंदेह हर बच्चे का अपना घर परिवार होना चाहिए, इसलिए सामाजिक सोच में बदलाव जरूरी है ताकि अनाथ बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह खुशहाल जिंदगी मिल सके और वे अपने सपनों को पूरा कर सकें। परिवार में शामिल होने पर अनाथ बच्चे खुद को मूल्यवान महसूस करते हैं। वे इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि वे समाज में सम्मान के भी हकदार होते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो संपादकीय पाठ है आपका, उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।